नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि शीला के पास अब फिर से उस इंसान का फोन आता है जिसने शीला को पहले भी कई बार फोन किया था। वो आज जैसे ही शीला उस आदमी का फोन उठाती है तब वो सामने से आदमी कहता है कि शीला, ये सब क्या है? क्या तुम जानती हो कि कविनालिशा का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने तो यहाँ तक के सुना है कि आज उसकी कोई सर्जरी भी है। मैंने तुम्हें कितनी अच्छी खबर सुनाई है ना, क्योंकि तुम जिस काम को करना चाहती थी वो तो मैंने ही करवा दिया। अब ये सुनते ही अब शीला कहती है कि वो तो मुझे पता ही नहीं है। खैर, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, बाकी इसके बाद में मैं पता लगा लूंगी। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मारवा हाउस गए थे? क्योंकि तुम्हें जो काम तुम मुझे करने के लिए बोल रहे थे, क्या तुमने वो काम अब खुद किया या नहीं? शीला अब उस इंसान से यही बातें करती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उस इंसान ने फिर से शीला को पहले फोन किया था तब शीला ने उसे कहा था कि वो कुणाल डोगरा को मनाए ताकि वो रोहित को अनिका के खिलाफ भड़काए कि अनिका की उसके साथ शादी हुई थी। इसलिए अब शीला उससे यही पूछती है। वो सीधे ही कहती है कि क्या तुम मारवा हाउस गए हो उस कुणाल डोगरा को लेकर? क्या तुमने वो मेरा कहा हुआ काम कर दिया है? अब सामने से शीला की बात का जवाब देते हुए वो शख्स कहता है, हाँ मैं गया तो था, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा भाई किशन मल्होत्रा वहाँ पर अपनी बेटी के साथ उस रोहित मारवा को देखने के लिए गया हुआ था। उसे वहाँ देखकर मैंने अपना प्लान फिर से पोस्टपोन कर दिया क्योंकि मैं गया तो था, लेकिन फिर मैं क्या करता, मैं फिर तभी ही वहाँ से वापस आ गया। अब मैं कुणाल के साथ कुछ दिन बाद ही दोबारा वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि मैं उस किशन मल्होत्रा को एक ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता, क्योंकि अब वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है और उसके सामने तो मैं ऐसा कुछ भी कह भी नहीं सकता था। ये सुनते ही अब शीला कहती है, अरे वो तो है ही ऐसा, किसी काम का नहीं है। अरे कहने को तो वो मेरा भाई है, लेकिन छोड़ो ना उसे, उसके बारे में तो बात करके भी अपना दिमाग खराब करना ही है। उसे छोड़ो, तुम बस ऐसा करो, तुम बस अभी अपने प्लान पर ही फोकस करो, क्योंकि अगर हम उसके बारे में सोचने लगे तो फिर हमारा प्लान का क्या होगा? शीला की अब ये बात सुनकर अब वो शख्स कहता है कि तुम भी शीला कमाल की इंसान हो। सच में तुम जितनी जबरदस्त हो ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि तो जिसे ना अपने भाई और अपनी बहन से इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो उन्हें अपनी आंखों से फूटी आंख भी उनको नहीं देख सकती। इवन उन्होंने तो उसे उन दोनों को ही अपनी लाइफ से निकालने का भी बंदोबस्त भी कर दिया था। अब उस इंसान की ये सुनते ही अब शीला ने कहा, अच्छा तो तुम कौन हो? अगर मैं अपने भाई और बहन की नहीं हो सकी तो क्या तुम अब अपने बारे में बताओगे कि फिर तुम कौन हो? क्योंकि जिस तरह रिश्तों में जैसी मैं हूँ वैसे तुम भी कोई कम नहीं हो, इसलिए तुम सिर्फ मुझे नहीं कह सकते या मेरे ही रिश्तों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। शीला को अब उस इंसान की बातों पर अब गुस्सा आ जाता है और अब वो साथ में कहती है, वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हें अब अंजलि से अचानक से नफरत क्यों हो गई है, क्योंकि पहले तो तुम्हें इतनी नफरत नहीं थी ना अंजलि से, तो फिर अब क्या हो गया? शीला की ये बात सुनकर अब वो शख्स कहता है, क्योंकि वो एक सेल्फिश लड़की है। उसे अपने अलावा कभी कोई दिखता ही नहीं है, इवन उसे कभी दिखाई भी नहीं दिया है। उसकी वजह से हम लोगों ने क्या कुछ नहीं झेला। एक अंजलि की वजह से ही मेरे माँ मेरे पापा वो दोनों किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। और लास्ट में उनके पास ऑप्शन क्या था? क्योंकि ये बात तो मैं बिल्कुल कभी भी अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसी की वजह से ही लास्ट में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने अपनी जान देनी पड़ी, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। इसलिए तभी से ही मैंने प्रॉमिस किया, आई विल नेवर फॉरगिव हर टिल माई लास्ट ब्रेथ। तब तक मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो बात अलग है कि पहले मैं उसके ऊपर अपनी जान तक छिड़कता था,
लेकिन उसके बाद नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, क्योंकि इन पुरानी बातों को याद करके तो मेरा खून ही खोल जाता है और मैं अपने अच्छे खासे मूड को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि कविना निशा की खबर मिलते ही मुझे कितना सुकून मिल रहा है वो मैं तुम्हें नहीं बयां कर सकता। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो, मेरा मूड जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि किशन मल्होत्रा का क्या करना है। उस शख्स की ये बात सुनते ही अब शीला ने कहा, उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने। जैसा बाप वैसे ही उसके बच्चे, क्योंकि वो और उसके बच्चे कोई कम नहीं है। बाप हमेशा से ही बस स्वाति ही करता रहता था, तो वही उसके बच्चे भी कोई कम नहीं हैं, क्योंकि उसके बच्चे भी जब से अनिका उनकी जिंदगी में आई है तब से उसके दोनों बच्चे भी अनिका दी ही करते रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नजर आता है कि जैसे उन्हें अनिका के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसा करो, तुम एक काम करो कि तुम अब अपने आदमियों को वहां पर मारवा हाउस में अब सर्वेंट बनाकर भेज दो, क्योंकि अगर तुम इस काम को जल्द से जल्द कर पाए तो फिर तो मारवा हाउस में क्या हो रहा है उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती रहेगी। क्योंकि जिन सर्वेंट्स को तुम वहां पर भेजोगे वो तुम्हारे भरोसे के सर्वेंट होने चाहिए, ताकि वो हमें वहां की पूरी इंफॉर्मेशन देगा, और जब हमें लगे कि रास्ता पूरी तरह से क्लियर है तो तब तुम कुणाल के साथ वहां पर मारवा हाउस चले जाना, क्योंकि इससे तुम्हारे और कुणाल के समय की भी बर्बादी नहीं होगी और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। अब शीला की ये बात सुनते ही अब वो शख्स कहता है ठीक है। उसके बाद अब वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वो अपने मन में ही सोचता है, सच में एक बात तो मानना ही पड़ेगा, ये शीला अपना दिमाग कितना ही दौड़ाती है, क्योंकि इसके पास हर एक इंसान के लिए अपनी अपनी प्लानिंग होती है। और इधर यहाँ शीला भी अब अपने मन में ही सोचती है कि बस 7 दिन और उसके बाद यहाँ पर सरजी के फाइटर्स आ जाएंगे, जिससे कि हम भी अच्छी फाइट सीख पाएंगे। जहाँ एक तरफ रोहित और अनिका का इंतजार भी बस इन 7 दिनों का ही था, क्योंकि 7 दिनों के बाद धनंजय पीरामल को होश आने वाला था। तो एक तरफ जहाँ पर शीला अपने 7 दिनों को गिन रही थी, तो वहीं अब इधर रोहित और अनिका भी इन्हीं 7 दिनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अभी शीला और दमयंती का भी वहां ऐसा ही हाल था। वहीं दूसरी तरफ अभी कविनालिशा भी राजमहल के टेरेस पर आ जाती है, क्योंकि उसके सिर पर अच्छी तरह से बैंडेज थी और उसे भी एक एम्बुलेंस के द्वारा वहां पर भेज दिया गया था। तो वहां पर अब बड़ी रानी अपने डॉक्टर के साथ कविनालिशा का ही पहले से ही वेट कर रही थी, क्योंकि जैसे ही कविनालिशा को वहां से भेजा गया था तब रोहित ने बड़ी रानी को पहले ही फोन करके उन्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, जिसके अनुसार अब बड़ी रानी भी वहां पर कविनालिशा को लेने के लिए उनका वेट कर रही थी। जैसे ही कविनालिशा अब वहां आई तो डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ कविनालिशा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया और अब वो भी बड़े ही ध्यान से उन्हें मेडिकल फ्लोर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। तो वही उनके पीछे पीछे अब बड़ी रानी भी मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि बड़ी रानी ने डॉक्टर्स को जो कहा डॉक्टर ने भी बस उसी बातों को फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी रानी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि डॉक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो राजमहल में रहते हुए अगर बड़ी रानी से कोई भी सवाल जवाब करेंगे तो यहाँ पर उनकी नौकरी भी उनके हाथ से जा सकती थी। कुछ ही देर के बाद वो सभी अभी अपने मेडिकल फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो वहीं अभी डॉक्टर कविनालिशा को देखकर अब बड़ी रानी से कहते हैं, डॉक्टर रिधिमा पुरोहित ने अपना काम बखूबी किया है, अब बस हमें 7 दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें होश आएगा। अब तक चिराग और अब्दुल ये दोनों भी अब तक वहां पर आ जाते हैं और अब वो अपने आदमियों को अच्छी तरह से समझा देते हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है। और फिर वो दोनों अपने आदमियों को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं, क्योंकि रोहित ने उन्हें बस इतना ही कहा था कि जब तक कविनालिशा सकुशल राजमहल नहीं पहुंच पाती तब तक वो वहां पर पैलेस में नहीं आएंगे। इसलिए अब उन्होंने अपना काम अच्छे से सकुशल कर दिया था। कुछ ही देर में वो दोनों अभी वहां पर भेजने के बाद अब पहले वो रोहित के पैलेस में जाने से पहले अब वो दोनों मेडिकल फ्लोर पर आ जाते हैं। उधर बड़ी रानी की नज़र जब वहां पर किंग के इन दोनों आदमियों पर गई तो वो उन्हें ही देख रही थी। तो वहीं अभी चिराग और अब्दुल भी अपना सिर झुकाकर अब उन्हें ग्रीट करते हैं और जब उन्हें
पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि कविनालिशा अब एकदम से ठीक है। तो फिर वो दोनों अब इशारे में ही अब बड़ी रानी से जाने की परमिशन मांगते हैं। जैसे ही उन दोनों ने बड़ी रानी से जाने की परमिशन मांगा तो अब उधर यहाँ पर बड़ी रानी भी उन्हीं को ही देख रही थी। उन्हीं को देखते हुए अब चिराग और अब्दुल दोनों ही अपनी गर्दन को झुकाते हैं और उसके साथ साथ अब बड़ी रानी भी अपनी गर्दन को झुकाकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। और फिर वो दोनों अब उन्हें वहां से ग्रीट करते हुए वहां से रोहित के पैलेस के लिए अब निकल जाते हैं। यहाँ कविनालिशा भी अभी हल्की सी अपनी आंखें खोलती है तो बड़ी रानी अभी एकदम से ही उनका हाथ दबाकर अब उन्हें ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि बड़ी रानी यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था उसे अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उसे इसके बारे में अब बता दिया गया था। इसलिए जैसे ही कविनालिशा ने अपनी आंख खोली तो बड़ी रानी ने उनके हाथ को प्रेस करते हुए उन्हें इशारा किया कि अभी तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, अदरवाइज यहाँ पर सबको तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। क्योंकि बड़ी रानी ने वहां पर पहले से ही देख लिया था कि वहां पर अभी भी डॉक्टर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित के पैलेस में एनी इधर बेसमेंट में चली गई थी, तो वहीं अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम में आ गए थे। रोहित इधर अब अनिका से कहता है, तुम अब आराम करो अनिका, वैसे भी तुम थक गई होगी। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है, पहले मैं शावर लेना चाहती हूँ मिस्टर मारवा, क्योंकि सच में आज तक तो मैं गई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शावर लूंगी, क्योंकि शावर लेने से मेरी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ये कहते हुए भी अब अनिका बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं रोहित अभी अपने फोन से अब स्वाति मल्होत्रा को फोन लगा रहा था कि आखिर पापा को लेकर स्वाति माँ कहाँ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर धनंजय पीरामल के लिए सारा अरेंजमेंट यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा को ही करना था, जिसके बारे में अभी रोहित को भी कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वो स्वाति मल्होत्रा से फोन करके एक बार कंफर्म कर लेना चाहता था कि आखिर उसके पापा को उसकी स्वाति माँ कहाँ पर लेकर गई है। अनिका और रोहित दोनों ही बस अभी भी इस बात से अनजान थे कि मिस्टर धनंजय पीरामल कहीं और नहीं बल्कि वो लैब में बने हॉस्पिटल वार्ड में है, और यहाँ स्वाति अब खुद उनकी देखरेख कर रही थी। वहां अब तक अनिका शावर लेकर बाहर आ गई थी, तो वो अब देखती है कि रोहित अपने ही ख्यालों में एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, क्योंकि जहां पर अनिका उसे छोड़कर गई थी रोहित अभी भी उसी जगह पर ही खड़ा हुआ था। इसलिए उसे ऐसे देखकर अब अनिका भी समझ जाती है कि जरूर मिस्टर मारवा अभी भी उस बात के लिए अभी भी परेशान है। इसलिए अनिका अब रोहित के पास जाती है और अब वो उसे कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा आपको, क्या आप अभी भी पापा के ही बारे में सोच रहे हैं या बात कुछ और है? आप ठीक तो है ना मिस्टर मारवा? अनिका की इस आवाज को सुनकर अब रोहित अपने सेंस में आता है और अब रोहित कहता है कि हाँ अनिका, मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी माँ फोन नहीं उठा रही है। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप चिंता मत कीजिए, आप माँ को भी थोड़ा सा तो समय दीजिए ना प्लीज। पहले आप भी शावर ले लीजिए मिस्टर मारवा, तब तक मैं माँ की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपके कहे अनुसार अगर माँ फोन नहीं उठा पा रही तो हम उसकी लोकेशन को तो मैं अच्छे से ट्रेस कर ही सकती हूँ। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि माँ कहाँ पर है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो भी अब अनिका की बात को मानते हुए बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। क्योंकि जितना ही एक्टिव दिन यहाँ आज अनिका के लिए था, वहीं पर अब रोहित के लिए भी आज का दिन ऐसा ही था, क्योंकि रोहित ने भी आज अपने काम को बखूबी किया था। तो वहीं अनिका अब अपना फोन निकालकर अब अपनी माँ के लोकेशन को ट्रेस करने लगती है। अब तक बूढ़े बाबा और जॉन वे दोनों भी अभी स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में आ जाते हैं, और वो दोनों अभी बेसमेंट के बने लैब में आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एनी अभी एक ब्लैक कैट बनकर एक दरवाजे की सिक्योरिटी कर रही थी। एनी को ऐसे सिक्योरिटी करता हुआ देखकर अब जॉन कहता है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हुई हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ये काम करने की क्या ही जरूरत है एनी। जॉन की ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि बॉस का ऑर्डर है, इसलिए जो बॉस का ऑर्डर है वो हमें हर हाल में मानना ही है। जब तक वो ना चाहें यहाँ अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, तुम भी नहीं। अब एनी की ये बात सुनते ही अब बूढ़े बाबा और जॉन अब दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात कुछ अजीब लग रही थी कि आखिर अब उन्हें अंदर जाने में भी परमिशन की जरूरत क्यों है।
वहां अब तक रोहित भी वापस शावर लेकर वापस से कमरे में आ जाता है तो वो देखता है कि अनिका अपने हाथ में अपना फोन लेकर एक गहरी सोच में थी, क्योंकि जो हाल थोड़ी देर पहले रोहित का था अब उसी हाल में उसे अनिका भी नजर आती है। अनिका को ऐसे देखकर अब रोहित उसे पूछता है, क्या हुआ है अनिका, कुछ पता चला माँ का कि माँ की लोकेशन कहाँ की है? रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, और माँ ने अपना फोन एनी को दिया हुआ है और एनी जानती है कि माँ कहाँ है, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। अब ये सुनते ही अब रोहित उसे पूछता है, तो क्या एनी ने बताया कि माँ कहाँ पर है? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, उसे माँ ने मना किया हुआ है कुछ भी बताने के, जब तक अब माँ ना चाहे तब तक एनी भी किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि बिना माँ की परमिशन के एनी हमारी कोई भी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगी, चाहे हम उसके लिए एनी को कितना ही फोर्स करने की क्योंकि कोई ज़रूरत क्यों ना करें, क्योंकि एनी के अंदर कमांड एक्सेप्ट करने का ये फीचर्स है, क्योंकि वो बस सबसे पहले अपने बॉस यानी कि स्वाति माँ की ही बातों को अच्छी तरह से मानेगी, उसके सिवाय वो बाद में किसी दूसरे इंसान की बातों को की कमांड को एक्सेप्ट करेगी। अनिका की ये बात सुनने के बाद अब रोहित भी कहता है कि इट्स ओके अनिका, वैसे भी अगर जब माँ खुद ही नहीं जाती तो जरूर उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, इसलिए जहाँ हमने इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सा और सही। इसलिए अब वो अनिका से कहता है, ओके अनिका चलो, क्योंकि आज सच में बहुत थक गए हैं, इसलिए अब तुम सो जाओ। ये कहते हुए ही अब वो अनिका को बेड पर लिटा देता है और उधर वो अब अपने हाथ से अब अनिका को थपकी देता है, जिससे कि अनिका भी अब कुछ देर में गहरी नींद में सो जाती है। देखते ही देखते ऐसे ही 7 दिन बीत गए थे। आज फाइनली वो दिन था जिसका इंतजार शायद सभी को था, क्योंकि एक तरफ दमयंती और शीला को इन 7 दिनों का इंतजार था, तो वहीं रोहित और अनिका को भी इन 7 दिनों का इंतजार था। एक सुनसान इलाके में 2 औरतें किसी का यहाँ पर इंतजार कर रही थी, तो वहीं कुछ ही देर के बाद एक चौपर वहां पर कुछ दूरी पर आकर रुक जाता है। जैसे ही वो चौपर वहां पर रुकता है तो उसके अंदर से एक 50 साल की औरत आ रही थी कि तभी अब सभी के कानों में एक आवाज आती है कि हम सौम्या को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, इसके बदले में तुम कविन आलिशा को यहाँ पर भेजो। वहाँ गाड़ी में बक्शा वर्मा जो कि मास्क लगाए हुए था, तो वो महेंद्र से पूछता है कि क्या करना है, इन्हें जाने दें। ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा कि तो क्या इन्हें पैलेस में ही रखना है? 2 दिन में तो इसने हमारी नाक में दम कर रख दिया है, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने 2 दिन में ही हमारा ऐसा हाल किया है, तो अब हम इन्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। मैं इसे और नहीं झेल सकता हूँ, मेरा तो हो गया है, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। ये सुनते ही अब अक्षय वर्मा ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आरजी इसके नखरे कैसे झेल रहा था, क्योंकि सच में इसे झेलना बहुत ही मुश्किल है। भाई अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसकी एक ना सुनूं। ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा कि क्या तुम भूल गए हो जब शीला ने कविन आलिशा के साथ बदतमीजी की थी तो आलिशा ने उसका क्या हाल किया था? क्या तुम भूल गए हो या तुम्हें फिर से इस बात के बारे में याद दिलाना पड़ेगा? अरे यार, मुझे तो लगता था कि सिर्फ शीला की जुबान ही कड़वी है और कोई उसकी बात का जवाब दे ही नहीं सकता है, लेकिन सच में कविन आलिशा के बारे में तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कविन आलिशा ने मुझे सच में गलत साबित कर दिया कि शीला ही ऐसी है जिसकी जुबान कड़वी है। ये सुनते ही अक्षय वर्मा ने कहा कि यार, एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि आरजी को पैलेस में आलिशा एक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि राजीव गुलेरिया के पैलेस में आलिशा किडनैप भी थी या नहीं। उसे देखकर तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये अपने पैलेस में ही घूम रही हो। लास्ट के 2 दिन में इट्स सो वर्स्ट फॉर मी जस्ट बिकॉज ऑफ आलिशा, क्योंकि आलिशा ने पिछले 2 दिन में जो भी कुछ किया है उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वहां पर पैलेस में भूचाल आया हुआ था। इधर अक्षय वर्मा अब अपने बगल में बेहोश अब कविन आलिशा की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखते हुए अब वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, तो वो देखता है कि कविन आलिशा अब धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल रही थी। आलिशा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अब खुद को गाड़ी में पाया और उसके सामने 2 मास्क पहने हुए लोग थे। अब उन दोनों को देखकर अब आलिशा कहती है, मैं कहाँ पर हूँ और ये कैसी गाड़ी है? हमें इसका कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया,
क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो पहले इस गाड़ी को चेंज कराओ, क्योंकि इस गाड़ी में तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। आप चेंज करवा लेना, और हाँ, इसे पिंक कलर करवाना। हमारी बेटी को पिंक कलर बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस गाड़ी का कलर पिंक हो, ना कि बकवास सा कलर। अब ये कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र ने कहा कि रानी साहिबा आप जाइए अपने राजमहल, ये गाड़ी वहीं पर ही पहुंचा दी जाएगी। ये सुनते ही अब कविनालिशा ने अब उससे पूछा कि ये दोनों की रियल वॉइस है या फिर एआई है, क्योंकि जिस तरह से उन दोनों की उसे आवाज़ आ रही थी, तो उसे कंफर्म करने के लिए अब कविनालिशा उनसे पूछती है। लेकिन अब साथ के साथ कहती है, एनीवेज अब आप दरवाज़ा खोलेंगे, क्योंकि आप दोनों ने हमारे हाथ को बांधा हुआ है, इसलिए हम अपने हाथ से तो इस दरवाजे को नहीं खोल सकते हैं। जहां एक तरफ महेंद्र अब कविनालिशा की बातों को सुन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ईयर पीस पर अब राजीव गुलेरिया की आवाज़ आ रही थी। राजीव गुलेरिया उसे कह रहा था, ध्यान देना कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो सच में मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। वरना अगर सच में मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ, तो फिर उसके बाद तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। या राजीव गुलेरिया ने सीधे सीधे ही अब महेंद्र को भी धमकी दे दी थी। हालांकि राजीव गुलेरिया और महेंद्र दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने अब राजीव गुलेरिया किसी को भी नहीं बकसना चाहता था। यहाँ एक तरफ कविनालिशा और दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया, दोनों के ही बीच में तो अब महेंद्र एकदम से ही पिस गया था, क्योंकि एक तरफ तो कविनालिशा के नखरे इतने ज्यादा थे कि वो उन्हें अब उठा नहीं पा रहा था, तो दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया की धमकी ऐसी थी कि उससे बचने के लिए अब उसे कविनालिशा के नखरों को उठाना ही पड़ेगा। इसलिए वो अब यहाँ पर दोनों के बीच में ही पिसा जा रहा था। अब तक अक्षय वर्मा भी कविनालिशा को लेकर अब बाहर आ गया था, और अब वो उससे कहता है, जाइए रानी साहिबा, उस चोपर की तरफ जाइए, क्योंकि चोपर आपके लिए आ गया है, उससे ही आप राजमहल जाने वाली हैं। अब ये सुनते ही अब कविनालिशा अपनी हील को अक्षय वर्मा के पैर पर के ऊपर जानबूझकर रखती है, और अब उसे रखते हुए कहती है, दोबारा हमें किडनैप करने से पहले सोच लेना कि हम कौन हैं, क्योंकि इस बार तो तुम लोगों ने मुझे किडनैप करने की गलती कर दी है। लेकिन खबरदार, अगर आगे तुमने ऐसा कुछ भी किया, तो फिर तो हमें भी नहीं पता कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे, क्योंकि तुम सबका क्या हाल होने वाला है ये तो मैं भी नहीं जानती। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा अब एक बार फिर से उसके दूसरे पैर पर भी अपनी दूसरी हिल से वार कर देती है। इधर आलिशा ये सब करने के बाद अब अपने पैरों को पीटते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। वहीं इधर आसमान में अनिका के साथ अब करण गुलेरिया एक चौपर में बैठे हुए थे, क्योंकि इस चौपर को करण गुलेरिया और अनिका ये दोनों ही लेकर आए हुए थे। तो वहीं रोहित के साथ इधर आकाश और अंजलि भी थे। अनिका बैनी के कान में लगे हुए अब ईयरपीस पर अपना इंस्ट्रक्शन देती है कि जैसे ही आलिशा तुम्हारे पास आए, जल्दी से तुम चोपर को आसमान में ले आना। तुम इसके बाद मैं निपटूंगी। पहले आलिशा की सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि कविनालिशा को आखिर किसने किडनैप किया है। उनसे तो बदला लेना बहुत ही जरूरी है, लेकिन पहले कविनालिशा को सेफली राजमहल में भिजवाना होगा।